नमस्कार, हम मौजूद हैं हर हाल में आपकी आवाज़ बनकर, बेखौफ आज़ाद आवाज़। हम बात करेंगे भारत और चीन की सरहद पर जो तनाव बढ़ा हुआ है उसको लेकर। पूर्वी लद्दाख में जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वहाँ टकराव वाली जगह से चीन की फ़ौज पीछे हटना शुरू हो गई है। चीनी फौजियों ने गलवान, गोगरा, हॉट स्प्रिंग्स इलाके में पीछे हटना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि चीनी फौज हॉट स्प्रिंग्स में पेट्रोलिंग पॉइंट PP-15 से 2 किलोमीटर तक पीछे चली गई है और गोगरा में PP-17 से भी पीछे हट रही है। सैटेलाइट तस्वीरों से भी चीनी सेना के पीछे हटने की तस्दीक हुई है। चीनी फौजियों के पीछे हटने के बाद भारतीय फौज भी प्रोपोर्शनेटली उसी अनुपात में पीछे हो गई है। अभी क्या अपने ही ज़मीन में पीछे हुई है, ये ज़रा समझेंगे। बीती 30 जून को चुशूल में दोनों तरफ के कमांडरों की हुई बैठक में बनी सहमति के बाद फौज के पीछे हटने पर यह सहमति हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों फौजों ने गलवान घाटी में 4 किलोमीटर का बफर जोन बनाया है। ये वही जगह है जहां बीती 15 जून को दोनों फौजों के बीच आमना सामना हुआ था। 4 किलोमीटर के बफर जोन इलाके में दोनों फौज की पेट्रोलिंग पर अस्थायी तौर से बैन रहेगा, लेकिन जानकारों के मुताबिक पेट्रोलिंग पर लगा अस्थायी प्रतिबंध या बैन लंबे वक्त तक नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पहले से ही भारतीय फौज का कब्जा रहता है। 5 जुलाई को भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच सरहद पर अमन बहाल करने को लेकर बातचीत हुई थी। बीती 15 जून को लद्दाख की गलवान घाटी में हुई झड़प में जो आमना सामना हुआ था, 20 भारतीय फौजी शहीद हो गए थे, लेकिन चीन ने अपने सैनिकों की जानकारी नहीं दी अगर वो मारे गए हों तो। मेरे साथ हैं रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल कपिल काक। बहुत शुक्रिया सर, अपना समय हमें देने के लिए हमेशा की तरह। मेरा पहला सवाल ये है सर, ये कैसे तय किया जाएगा, कैसे इंश्योर किया जाएगा कि ये जो बफर जोन है ये नया स्टेटस को ना बन जाए? भारतीय फौज कब तक इस इलाके में दोबारा पेट्रोलिंग कर पाएगी? इसका उत्तर देना इस वक्त उचित नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी एक तरीके से राष्ट्रीय सलाहकार अजीत डोभाल और उनकी तरफ से स्टेट काउंसिलर वांग यी की वो रही है कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आएगा आगे, और उस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में पहले हम डिसएंगेजमेंट करेंगे और उसके बाद डी एस्केलेशन होगी। तो ये मुझे लगता है ये 2-3 महीने लगेंगे। तो जो आपका प्रश्न है कि क्या कब हम स्टेटस को एंटे देख सकते हैं, जो अप्रैल में होता था, हो रहा था अप्रैल तक, और बदलाव आया क्योंकि चीन की तरफ से इंट्रूजन्स हुई हैं। मुझे लगता है, मेरी दृष्टिकोण से लगता है कि ये अगले ही स्प्रिंग में, मतलब मार्च अप्रैल में हम इसकी कोई रियलिटी देख सकते हैं, क्योंकि इन फेजेस में इंटरवल्स दिए हैं, 2 हफ्ते 3 हफ्ते, तब तक अगस्त सितंबर आएगा, फिर और बातचीत होगी सैनिकों की, फिर शायद एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री जो विदेश मंत्रालय है या हमारे विदेश मंत्री बात करेंगे, और फिर शायद उसका भी निर्णय नहीं लिया गया है कि हमारे राष्ट्रीय सलाहकार भी बात करेंगे। सबसे बड़ी दिलचस्प बात जो मीडिया ने नोट नहीं की है, मुझे कोई शक नहीं है आपने नोट की होगी विनोद जी, कि जो उनकी मुलाकात हुई है उसकी जो समरी, जो खुलासा है, वो एक ही खुलासा नहीं है, अलग अलग खुलासे हैं। हम कह रहे हैं कि LAC पे हम स्टेटस को ले आएंगे, वो बातचीत हुई है, मगर जहां तक चीन का खुलासा है, वो LAC की बात तो कर ही नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं डिसएंगेजमेंट, डी एस्केलेशन, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। वो एक तरीके से वही डर पैदा करता है मेरे दिमाग में, जो आपके माइंड में है, कि कहीं ऐसा ना हो कि एक बफर जोन तो पहले था ही, अब एक दूसरा बफर जोन होने वाला है।
तो मुझे मुझे लगता है इसी में मैं बहुत डीपली कॉशियस हूँ, स्केप्टिकल हूँ कि कोई ओपिनियन देना इस वक्त उचित नहीं है। जब भी इवेंट्स अनफोल्ड करते हैं जी तब हम इसका एनालिसिस करके आपके सामने पेश कर सकते हैं। जी, तो मतलब इतना तय है कि ये अंदेशा उचित है, वाजिब है कि कहीं नया बफर जोन, नया स्टेटस को ना बन जाए। हम आगे चलते हैं। गलवान घाटी के अपने ही इलाके से भारतीय सेना के पीछे हटने को लेकर, भारतीय फौज के पीछे हटने को लेकर विपक्ष जो है वो मोदी सरकार को घेर रहा है। विपक्ष पूछ रहा है कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ही कहा था कि कोई हमारे इलाके में नहीं आया, तो फिर चीनी सैनिक पीछे कहाँ से हट रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके एक पुराने ट्वीट को लेकर भी घेरा है। सन 2013 में गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहते मोदी ने भारतीय फौज के पीछे हटने पर सवाल उठाए थे। सन 2013 के उस ट्वीट में मोदी ने कहा था कि चीन अपने फौजियों को हटा रहा है, लेकिन मुझे हैरत हो रही है कि भारतीय फौजी अपने ही इलाके से क्यों हट रहे हैं। वहीं डिफेंस एक्सपर्ट सुशांत सिंह ने एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच रविवार को ही बातचीत पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जारी बयान पर सवाल उठाए हैं। सुशांत सिंह ने कहा कि विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया कि दोनों पक्ष सरहद पर स्टेटस को एंटे यानी यथास्थिति को बदलने के लिए एक तरफा कार्रवाई न करें। भारत और चीन को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का सख्ती से सम्मान करना चाहिए और स्टेटस को यथास्थिति को बदलने के लिए एक तरफा कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। जबकि हकीकत यह है कि सीमा पर तनाव तो चीन की वजह से बढ़ा है। बीती 5 जुलाई को डोभाल और वांग यी के बीच फ़ोन पर करीब 2 घंटे बात हुई। इस बातचीत में शांति बहाली और सैनिकों की वापसी पर, जैसा एयर वाइस मार्शल काक बता रहे हैं, इस वापसी पर सहमति बनी थी। जो सरहद का विवाद है उस पर चर्चा के लिए डोभाल और वांग भारत और चीन के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स यानी विशेष प्रतिनिधि हैं। दोनों की बातचीत में समयबद्ध, टाइम बाउंड और प्रत्यक्ष कार्रवाई, ढकी छुपी नहीं, जो दिखती हो, प्रत्यक्ष कार्रवाई पर बल दिया गया है। सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है, ये दोनों फौजें जो पीछे हट रही हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि विड्रॉल है और फिर उसके बाद डिसएंगेजमेंट, उसके बाद फिर डीएस्केलेशन, ये जो पूरी स्टेजेस हैं, क्या आपको किसी अंतर्राष्ट्रीय ताकत का दखल इसमें दिख रहा है? देखिए, ये जो हमारे साइलोज हैं हिंदुस्तान में, मैं किसी तरह की निंदा नहीं करना चाहता हूं सरकार की। एक तरीके से दाद देना चाहता हूं कि हालांकि राष्ट्रीय सलाहकार कुछ हफ्ते बीमार थे, सेल्फ क्वारंटीन में थे, और फिर भी उसके बावजूद हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, फौजें और जो विदेश मंत्रालय की आउटवर्ड रीच हुई है, वो जर्मनी से हो, वो फ्रांस से हो, जापान से हो, बाकी देशों से हो, मगर मुझे नहीं लगा है कि कोई दखल अंदाजी हुई है इस पे। उम्मीद हम रख रहे थे कि शायद रूस, वो उनके बहुत ही करीब उनके अलाय हैं चीन, शायद रूस उनको एक तरीके की सुलह दे सकता है कि ये मौका नहीं है कि एक युद्ध के रास्ते पे जाएं दोनों मुल्क। मगर मेरे एक एनालिस्ट की तौर से एक सवाल आपके सामने उठाता हूं, उसका जवाब भी खुद ही दूंगा कि अगर चीन को आगे देख के ये मालूम था कि इस कार्रवाई से जो इंट्रूजन हुआ है 4 क्षेत्रों में, टेप्सांग में, गलवान में, हॉट स्प्रिंग एरिया में, गोगरा में, और सबसे अहम जो है वो पैंगोंग सो एरिया में है, जहां 8 किलोमीटर उन्होंने ऑक्यूपाई किया है। अगर उनकी दृष्टिकोण में, मतलब फॉरवर्ड थिंकिंग में ये लगा कि उनको विड्रॉ करना है, जैसे स्थिति अप्रैल में हुई, तो फिर उन्होंने किया क्यों? इसका जवाब आज तक सारे विश्व में जो कोई भी विशेषज्ञ हैं, जो कोई भी एकेडमिक्स हैं, उसका जवाब कोई दे नहीं सकता। ये हुआ क्यों है? तो 4, 5, 10 मुद्दे तो हम, आप और मैं मिलके कह सकते हैं क्या कारण हो सकता है, मगर मुझे लगता है कि इसमें वक्त लगेगा। गलती हमारे से भी हुई है, क्योंकि हमने 5 अगस्त 6 अगस्त में
जब जम्मू और कश्मीर का 370 हटाया, 35 से हटाया और रीऑर्गेनाइजेशन की, और उस रीऑर्गेनाइजेशन में अक्साई चिन और पीओके को जोड़ा, और हमारे कुछ मंत्रियों ने कहा कि हम खून बहाएंगे, अक्साई चिन और पीओके को वापस ले लेंगे। मगर चीन में हमें सोचना था कि इसकी प्रोवोकेशन हो सकती है। मैं अपने बचपने की याद में एक बॉलीवुड का एक गाना था, ये कहानी है दिए की और तूफान की। ये कहानी जो दिए की भारत और और चीन की इस वक्त है, जी ये दो सड़कों की है। उनकी G219 जो अक्साई चिन के थ्रू वेस्टर्न तिब्बत को जिनजियांग ऑटोनमस रीजन से जोड़ता है, वो एक सड़क है। दूसरी सड़क है जो हमने दारबुक शोक और डीबीओ की बनाई है। इन दो सड़कों की कहानी है, और दो एलएसी, जो उनकी एलएसी है और हमारी है। बदलाव इस वक्त खतरनाक जो हुआ है, वो बफर जोन जो था वो बदला गया। अब हम एक नए बफर जोन की बात कर रहे हैं। जब तक जी आप स्टेटस को एंटे नहीं लाते, जो स्थिति थी अप्रैल में, तब तक हमारे सामने चीन की ये चुनौती बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी। जी, तो बाय इम्प्लीकेशन ये तय हो ही गया कि उन्होंने किया क्यों। और दूसरे शब्दों में, जब प्रधानमंत्री ने कहा था कि ना हमारे इलाके में को आया है और ना ही कुछ लिया है, तो फिर हम पीछे कहाँ हट रहे हैं। तीसरी बात जो मैंने आशंका, एक अंदेशा जाहिर किया था कि कहीं जो नया बफर जोन है वो नया स्टेटस को न बन जाए, वो सवाल अभी तक वाजिब है। मैं आगे बढ़ता हूँ। जैसे एयर मार्शल काक बता रहे हैं, चीनी फौजियों ने गलवान घाटी, हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा में पीछे हटने के बावजूद पीछे हट रहे हैं, लेकिन भारत ने अपनी चौकसी कम नहीं की है। सरहद पर अब दोनों देशों के फौजियों के बीच आईबॉल टू आईबॉल वाली हालात तो नहीं है, लेकिन चीनी फौजी अभी भी डेप्सोंग और पेंगोंग क्षेत्र से पीछे नहीं हटे। चीन ने रणनीतिक तौर से अहम पेंगोंग झील इलाके में अपनी स्थिति मजबूत की है। बिजनेस स्टैंडर्ड से जुड़े पत्रकार और देश के डिफेंस एक्सपर्ट अजय शुक्ला ने कहा है कि गलवान घाटी में म्यूचुअल डिसएंगेजमेंट, यानी आपसी सहमति से अलग होना, और कुछ नहीं बल्कि चीन का भारतीय ज़मीन पर कब्जा करना है। अजय शुक्ला ने ट्वीट कर यह भी कहा कि केंद्र सरकार देश की जनता को अंधेरे में रख रही है। साथ में अजय शुक्ला ने यह भी कहा, हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम चीन की 2 स्टेप्स फॉरवर्ड 1 स्टेप बैकवर्ड स्ट्रेटजी, यानी 2 कदम आगे फिर 1 कदम पीछे वाली रणनीति में ना फंस जाए। मेरा आपसे आखिरी सवाल यह है काक साहब कि 2 स्टेप्स फॉरवर्ड 1 स्टेप बैकवर्ड, क्या ये नीति वाकई है, क्या ये सच है, और ये है तो थोड़ा समझाइए क्या है। देखिए, एक है कि आपको चीन पे किसी तरीके का भरोसा नहीं करना चाहिए, कि जो भी हमें तारीख, इतिहास हमें जी बताती है कि चीन की हमेशा 2 स्टेप्स फॉरवर्ड 1 स्टेप बैकवर्ड वो स्थिति रही है। इसका कारण यह है, चीन का स्ट्रेटेजिक कल्चर भी ऐसा है। जैसे हम कहते हैं रणनीतिक संस्कृति, वो क्या रही है? वो रणनीतिक सांस्कृतिक ये रही है कि अगर हम में क्षमता है, तो हमारी जो बाउंड्रीज हैं वो फ्लेक्सिबल हैं। अगर हम बहुत ही एक तरीके के तंदुरुस्त हैं, तो इनको आगे ले जाइए, अगर कमजोर हैं तो रहने दीजिए। ये पुरानी बात है। ये भी बात है, माओ तुंग ने, आपको याद होगा, खुद ही कहा था कि जो तिब्बत है वो हमारी हथेली है, और इसकी उंगलियां लद्दाख, नेपाल, जी भूटान, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश है। जब तक ये उंगलियां अरुणाचल। आप हथेली से ना जी जोड़ें तो हथेली जाएगी कहाँ? तो ये इनकी एक तरीके की माइंडसेट है। ये हमें समझना है। हम चीन को समझ नहीं पाए कि जी उनके जो दिलो दिमाग में गुजरती है, और खासकर वहां कोई अकाउंटेबिलिटी है नहीं, वहां पे कोई जमहूरियत नहीं है, लोकतंत्र नहीं है। और शी जिनपिंग इस वक्त एक तरीके एक घेरे हुए हैं, क्योंकि बहुत ही ऑपोजिशन रही है। उन्होंने थोड़ा उस पर इस गतिविधि से शायद खुद को थोड़ा स्ट्रांग बना ही दिया, इस पर कोई शक नहीं है। मगर जनवरी फरवरी 2 महीने इससे पहले वो बहुत ही कमजोर थे। लोग चीन में काफी बातचीत हो रही थी कि इनको रिप्लेस ना किया जाए। तो अगर हम इनके कारण देखें, ये 2 स्टेप्स फॉरवर्ड 1 स्टेप बैकवर्ड
आगे भी चलेगा। अजय शुक्ला बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि इसीलिए मैंने पहले ही आपसे कहा था कि हमें सतर्क रहना है, हमें वेरिफिकेशन करनी है हर तरीके से, जैसे प्रमाणीकरण करना है कि जो वो कह रहे हैं। क्योंकि 6 जून को जो मुलाकात हुई थी कोर कमांडर्स की, आपको याद होगा गलवान से उन्होंने कहा हम हटेंगे PP-14 से, और जब 15 को कर्नल बाबू गए तो आप जानते हैं उनका बहुत ही अफसोसनाक उनकी उनकी मतलब एक तरीके से मारा गया उनको, और 19 उनके अपने जवान उनके साथ थे। तो हमें भरोसा बिल्कुल नहीं करें, जैसे रोनाल्ड रेगन करते थे, आपको याद होगा उनके बहुत ही मशहूर अल्फाज थे, ट्रस्ट बट वेरीफाई। तो हर कदम पे आपको वेरीफाई करना है, फिर ही ट्रस्ट करना है। मैं उल्टाता हूं उनके शब्दों को, फर्स्ट वेरीफाई एंड देन ट्रस्ट। आखिरी मुद्दा आपके दर्शकों के सामने बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। जी 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 आखिरी मुद्दा ये है कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना। जी जी सर, सर कंटिन्यू प्लीज। आई एम सॉरी, मैं समझता था कि आपका वक्त। मैं कह रहा हूं कि अगला 1 साल भारत और चीन के रिश्तों के लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती बनती है, मगर इसके बावजूद जो अभी हुआ है सुलाहकार और उनके काउंसलर की मुलाकात के बाद, एक सकारात्मक डेवलपमेंट है। मगर इसको आगे बढ़ाने के लिए हमें बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए, और फौजें वही रहनी चाहिए। सितंबर अक्टूबर तक तो फौजों को भी हटाने की आवश्यकता पड़ेगी, चीन को भी और हमें भी, क्योंकि वहां पे बर्फ गिरेगी, आप ऑर्गेनाइज ऑपरेट नहीं कर सकते, मेंटेनेंस नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे वहां पे इस वक्त 3 डिवीजन हैं, उनके 2 डिवीजन हैं। तो ये सारी इतनी 30-30 हजार की संख्या के जवान दोनों साइड पे LAC में, तो इनका पूरी तरह से हमें सोच विचार करके आगे बढ़ना है, वही एक रास्ता है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमेशा की तरह अपना वक्त हमें देने के लिए, एयर मार्शल कपिल काक। आप देख रहे हैं विनोद दुआ लाइव। हम लेंगे छोटा सा ब्रेक, अभी हाजिर होते हैं। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility, admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. Bhabha University at Hoshangabad Road, Bhopal. Call 91650 25500. आप देख रहे हैं विनोद दुआ लाइव। बीती 2 जुलाई की रात को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से करीब 90 किलोमीटर दूर कानपुर में शूट आउट हुआ था। कानपुर के चौबेपुर थाना के बिकरू गांव में पुलिस की टीमें हिस्ट्री शीटर विकास दुबे को पकड़ने गई थी, लेकिन विकास दुबे और उसके हेंचमैन गुंडों ने पुलिस पर हमला किया। इस शूटआउट में DSP समेत 8 पुलिस वाले मारे गए। बदमाशों ने पुलिस के हथियार भी लूट लिए। पिछले 6 दिनों से हिस्ट्री शीटर विकास दुबे की तलाश में पुलिस ने बहुत बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया है। यूपी समेत कई राज्यों में छापेमारी भी की जा रही है। विकास दुबे पर रखे इनाम को 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। यूपी के हमीरपुर में स्पेशल टास्क फोर्स ने विकास दुबे के करीबी अमर दुबे को भी मार गिराया। अमर बिकरू के शूटआउट में शामिल था। विकास दुबे के एक और साथी शामू वाजपेयी को कानपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। विकास के एक और करीबी दयाशंकर अग्निहोत्री को भी पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस को विकास दुबे के दिल्ली के नज़दीक फरीदाबाद में होने की खबर मिली, लेकिन वो पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। फरीदाबाद से पुलिस ने विकास के एक और साथी प्रभात समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। 2 सरकारी पिस्टल भी बरामद किए हैं। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे पर करीब 60 आपराधिक मामले दर्ज हैं और बिकरू गांव में बने उसके घर को भी JCB से गिराया जा चुका है, जबकि सबूत बचाए रखने की एक परंपरा रही है और कानून की भी एक मांग रही है। वहीं यूपी के ADG प्रशांत कुमार ने कहा कि कानपुर हत्याकांड के आरोपियों को
बख्शा नहीं जाएगा। कानपुर की घटना में जो लोग भी शामिल हैं उन्हें हमेशा पछतावा होगा। उनकी जो कारें वगैरह भी वहाँ पर खड़ी थी, एसयूवीज़ और कारें, उनको भी क्रश कर दिया गया है और सबूत भी मिट गए हैं। मेरे साथ हैं श्री देवकीनंदन मिश्रा, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी अपना समय हमें देने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि कानपुर शूट आउट जो गोलीकांड हुआ कानपुर वाला, उसे आप कैसे देखते हैं? आप बहुत ही वरिष्ठ सीनियर पत्रकार हैं, शूट आउट को आप कैसे देखते हैं, किस निगाह से देखते हैं, किस संदर्भ में देखते हैं? मेरा बड़ा लंबा कैरियर रहा है क्राइम की रिपोर्टिंग का विनोद जी। करीब 20 साल मैंने क्राइम की रिपोर्टिंग की है जी। और जब ये घटना हुई, जब इस घटना की जानकारी मुझे सुबह हुई, उसके बाद मैंने इसको देखना, खंगालना शुरू किया कि क्या इस तरह की कभी उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में कहीं कोई घटना हुई है कि नहीं हुई है। तो मैंने ये पाया, मेरी नजर में 20 साल के कैरियर में तो कोई इस तरह की घटना नहीं हुई। एक घटना उत्तर प्रदेश में सोनभद्र में हुई थी, जिसमें कुछ नक्सलियों ने एम्बुश लगा करके पुलिस की एक गाड़ी को उड़ा दिया था। लेकिन किसी पुलिस वाले की इस तरीके से घेर करके हत्या की कोई घटना उत्तर प्रदेश में इससे पहले कभी नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े माफिया रहे हैं, मैंने बहुत बड़े बड़े माफियाओं को देखा है। आपको याद होगा हरिशंकर तिवारी, वीरेंद्र शाही, एक जिन पहली बार जब उत्तर प्रदेश का नाम अपराध के नाम पर आया था तो उस समय हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही का नाम लिया जाता था। और उसके बाद एक श्री प्रकाश शुक्ला नाम का अपराधी पैदा हुआ, वो भी गोरखपुर का ही था, जिसने पूरे देश में एक तहलका मचा दिया। उसने बड़े बड़े मर्डर किए, लेकिन कभी भी श्री प्रकाश शुक्ला ने भी किसी पुलिस वाले पर हमला करने की कोशिश नहीं की। एक घटना लखनऊ में हुई थी जिसमें एक सब इंस्पेक्टर की हत्या श्री प्रकाश शुक्ला ने की थी, लेकिन चूंकि वो घिर गया था इस वजह से उसने मारा। एक टाइप की वो मुठभेड़ थी। बट ये जो घटना है, इसको मैं इस नजर से देख रहा हूं कि ये कुछ पुलिस वालों की मिली भगत से कुछ पुलिस वालों को मारने की योजना थी। ये मैं जो इसे देख पा रहा हूं, क्योंकि पूरा जो अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड आया है, जो देवेंद्र मिश्रा जो सीओ बिल्हौर थे, उन्होंने एसएसपी जो अनंत देव तिवारी थे उनसे भी कई बार कहा विकास दुबे के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। जो एक विकास तिवारी, वो जो एक जो विनय तिवारी जो सब इंस्पेक्टर था चौबेपुर का, उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि उन दोनों के बड़े नजदीकी रिश्ते थे, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई पुलिस ने नहीं की। तो मैं इसको इस नजर से देखता हूं कि यह पुलिस का अपराधी के साथ एक बहुत ही गहरा गठजोड़ था, और वो एक गठजोड़ पुलिस वालों की हत्या कराने के लिए ही इस घटना को अंजाम दिया गया। और एक बात और, आज मेरी सुबह एक पुलिस अधिकारी से बात हुई थी जो जी, मैं आगे बढ़ता हूं। कानपुर मुठभेड़ केस में पुलिस के खिलाफ मुखबिरी के शक में सस्पेंड हुए चौबेपुर थाना के जो इंचार्ज है विनय तिवारी, और बीट जो प्रभारी हैं इंचार्ज के शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनका जिक्र भी मिश्रा जी कर रहे थे। विनय तिवारी का विकास दुबे के पास आना जाना और बातचीत भी थी। कानपुर मुठभेड़ में मारे गए डीएसपी देवेंद्र मिश्रा ने कई बार सस्पेंडेड एसएचओ विनय तिवारी की शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। विकास दुबे की मामले की जांच कर रही एसटीएफ के डीआईजी अनंत देव का भी ट्रांसफर कर दिया गया। एसटीएफ के डीआईजी बनने से पहले अनंत देव कानपुर के एसएसपी थे। अब बात करते हैं विकास दुबे के आपराधिक और राजनीतिक विकास की। विकास दुबे के ऊपर करीब 60 क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं, जिसमें साल 2001 में थाने में घुसकर एक जो राज्य मिनिस्टर ऑफ स्टेट का दर्जा पाए संतोष शुक्ल की हत्या का मामला भी शामिल है। विकास दुबे 15 साल तक अपने गांव का प्रधान रहा, 5 साल जिला पंचायत का सदस्य रहा, फिर अपनी बीवी को जिला पंचायत का सदस्य जिताया बताया जा रहा है। अब विकास दुबे की महत्वाकांक्षा विधायक बनने की थी, एमएलए बनने की थी। विकास दुबे भले ही किसी राजनीतिक पार्टी का सक्रिय सदस्य ना हो, लेकिन सभी दलों के बड़े नेताओं के साथ वो सार्वजनिक मंचों पर, पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर नजर आता था। कहा जाता है यूपी सरकार भले ही किसी भी पार्टी की रही हो, विकास दुबे का कोई काम नहीं रुकता था। बीएसपी एसपी सरकार में भी उस पर करोड़ों रुपए की ज़मीनें हड़पने के आरोप लगे। पैसा, बाहुबल और जातीय समीकरण की वजह से विकास दुबे का अपने इलाके में खासा दबदबा था। लोकसभा हो या विधानसभा का चुनाव, उस इलाके के नेताओं के लिए विकास बहुत ही उपयोगी था। मिश्रा जी, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है, आपने कहा कि आपके याददाश्त में ऐसा किस्सा नहीं हुआ,
आपने श्री प्रकाश शुक्ल का भी जिक्र किया था। सालों पहले यूपी के नामी गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला, जिनका आपने जिक्र किया, तो उस वक्त उन्होंने यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को मारने की सुपारी ली थी। यूपी एसटीएफ ने उसे एनकाउंटर में मार दिया था। श्री प्रकाश के मारे जाने की का ऐलान था विधानसभा में मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने खुद किया था। मैं ये जानना चाहता हूँ, यूपी में ये कब से शुरू हुआ? इससे पहले भी मुख्यमंत्री रहे हैं, गोविंद वल्लभ पंत रहे हैं, कमलापति त्रिपाठी रहे हैं, चंद्रभानु जी जैसे लोग रहे हैं। ये यूपी में ऐसी शुरुआत कब से हुई है? अब देखिए, उत्तर प्रदेश में जब किसी की भी सरकार रही हो, अपराधी और राजनीतिक लोगों का एक गठजोड़ हमेशा से रहा है। आपको ध्यान होगा कि हरिशंकर तिवारी और बीरेंद्र प्रताप शाही, ये जो दोनों गोरखपुर के थे, दोनों विधानसभा के सदन में पहुंचे। पहले इन्होंने अपराध किया, अपराध के बाद जब इनकी साख बड़ी हो गई, लोग इनसे डरने लगे, घबराने लगे, उसके बाद इन्होंने राजनीति में प्रवेश किया और राजनीति के जरिए यहां तक पहुंचे। दूसरा नाम मुख्तार अंसारी, जिनके भाई अभी एमपी चुने गए हैं गाजीपुर से। मनोज सिन्हा जो मिनिस्टर थे, उनको हरा करके लोकसभा में इस बार वो पहुंचे हैं। तो आज की तारीख में वो जेल में है, जेल से उनका फरमान जारी हो जाता है और वह चुनाव जीत जाते हैं। विकास दुबे के बारे में भी कहा जाता है कि विकास दुबे जो वहां के विधायक हैं बिठूर के, अभिजीत सांगा, उनके लिए उसने एक भगवती सागर जो विधायक बीजेपी के हैं, उनके लिए भी उसने प्रचार किया था। तो विकास दुबे भी उसी में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। जी मिश्रा जी, मैं आगे बढ़ता हूं। राजनीति के बढ़ते अपराधीकरण, क्रिमिनलाइजेशन पर चिंता जाहिर करते हुए इस साल फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को एक निर्देश दिया था, डायरेक्शन दी थी कि वो अपने आपराधिक छवि और रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों की जो सूचना है उसको वो सार्वजनिक करें, पब्लिक करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इन उम्मीदवारों की जानकारी अपनी वेबसाइट पर अपलोड करें, साथ ही में उनके नाम सोशल मीडिया और अखबारों में भी छापने को कहा था। इससे पहले 2018 में राजनीति के अपराधीकरण पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद को इस कैंसर का इलाज जल्दी करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन भी ऐसे नेताओं के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध, लाइफ लॉन्ग बैन लगाने का समर्थन कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बावजूद पॉलिटिकल पार्टियों ने आपराधिक छवि या रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों को टिकट दिया और चुनाव उनमें से बहुत से जीते भी। साल 2017 में हुए यूपी विधानसभा के चुनाव में कुल 402 विधायकों में से 143 ने अपने ऊपर दर्ज आपराधिक मामलों की जानकारी चुनावी हलफनामे में दी थी। बहरहाल, मैं आखिरी सवाल आपसे जानना चाहता हूं, संक्षेप में जवाब चाहता हूं। मिश्रा जी, आपने कहा कि आपकी जब से आपने शुरू किया तब से सिर्फ ये वाला किस्सा हुआ, श्रीलाल जो आपने बताया, श्री प्रकाश शुक्ला वाला। मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले चलता हूँ। सन 1982 में यूपी में वीपी सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो उनको इस्तीफा देना पड़ा था क्योंकि 6 पुलिस वालों और एक हाई कोर्ट के जज को बदमाशों ने घेर कर मारा था और तब वीपी सिंह को इस्तीफा देना पड़ा था। आई एम श्योर, मुझे यकीन है कि आपको ये घटना भी याद होगी। जो वीपी सिंह ने किया था, उस वक्त इस्तीफा दिया था, क्या आज ऐसी उम्मीद की जा सकती है? नहीं, इस तरह की कोई उम्मीद तो नहीं करना चाहिए कि आज की तारीख में इस तरह के नैतिक लोग नहीं रहे हैं और मुझे उस घटना का पूरी तरह ध्यान नहीं आ रहा है। लेकिन ये जो आपने बात करी कि राजनीति और अपराध, ये जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, मुझे जो ध्यान आ रहा है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जी ने इस लोकसभा चुनाव 2014 का जब वो लड़ रहे थे तो उन्होंने कहा था कि अपराधियों, जो भी संसद या विधानसभाओं में जो अपराधी चुन करके आ रहे हैं, उनके खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं उसका जल्दी से जल्दी निपटारा कराया जाएगा। लेकिन आज 6 साल हो गए इस सरकार को बने और अभी तक किसी भी केस का कोई निपटारा नहीं किया गया है। इनके लिए अलग से फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात की गई थी, लेकिन वो कोर्ट भी आज तक नहीं बन पाई है। तो सवाल ये उठता है कि जब ये अपराधी रहेंगे और जेल जाएंगे, जेल से ही चुनाव लड़ेंगे, उनको जेल से चुनाव लड़ने की छूट है। मुख्तार अंसारी पिछले 10 साल से जेल में है, लेकिन वो चुनाव लड़के विधायक बनकर के बैठे हुए हैं। जब विधानसभा चलती है वो सदन में जाते हैं, बाकायदे पुलिस प्रोटेक्शन में जाते हैं, और जब विधानसभा खत्म हो जाती है फिर उन्हें जेल ले जाया जाता है। तो राजनीति में जब तक सरकार नहीं चाहेगी, तो आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संसद जब तक नहीं चाहेगी, संसद को इस बारे में सख्त कानून लाना पड़ेगा
सजा बहुत सारी, जैसे ये संतोष शुक्ला हत्याकांड जो आपने जिक्र किया, मंत्री की हत्या थाने में घुस करके की गई। अब सोचिए कि जब थाने में घुस करके विकास दुबे ने हत्या की होगी संतोष शुक्ला की, उसमें पुलिस वाले तो रहे ही होंगे थाने में, लेकिन किसी पुलिस वाले ने इनके खिलाफ गवाही नहीं दी। 25 पुलिस वाले गवाही से मुकर गए। तो जब सजा ही नहीं होगी तो अपराधी तो राजनीति में आगे बढ़ते ही जाएंगे। इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि अपराधियों को सजा हो, ताकि वो राजनीति में न जाने पाए, या फिर कोई ऐसा मुकदमा, ऐसा कोई नियम बने कि 5 मुकदमे, 4 मुकदमे या 302 के मुकदमे, 307 का मुकदमा जिसके खिलाफ हो, उसे चुनाव लड़ने से रोका जाए। क्योंकि ये जो कानून है सजा का आज की तारीख में, वह पूरा नहीं है, और इसके जरिए राजनीति में अपराधीकरण को रोका नहीं जा सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद आपका अपना समय में देने के लिए। हम आपको बता दें कि साल 2017 में यूपी की सत्ता में बीजेपी के 37% विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। बीजेपी के कुल 312 विधायकों में से 83 विधायकों पर संगीन धाराओं में मामले दर्ज हैं। समाजवादी पार्टी के 47 विधायकों में से 14 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। बीएसपी के 19 में से 5 विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि कांग्रेस के 7 विधायकों में से 1 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। आप देख रहे थे विनोद दुआ लाइव। कल रात आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।